हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं जनवरी 2024 की मंथली मैगजीन विजन आईएएस की, जिसमें गाइस अगर आप चैनल पर अभी नए हैं और नया मिला है पीएम पाठशाला, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और हमारी गाइस पूरी पिछले साल की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। विजन आईएएस की मैगजीन को पूरा डिटेल में समझाया गया है, क्योंकि प्रीलिम्स अब बहुत करीब है और आप डेफिनेटली वीडियोस देख रहे होंगे, तो आप पीएम पाठशाला के तहत भी वो वीडियोस चेक कर सकते हैं। इस टॉपिक में भी जो आज हम पढ़ने वाले हैं, एनवायरनमेंट सेक्शन ऑलरेडी सारे सेक्शंस कवर्ड हैं। पॉलिटी गवर्नेंस विद योर शॉर्ट्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी, सिक्योरिटी ऑलरेडी कवर कर दिया गया है। आज हम इन्वायरमेंट को ख़त्म करते हैं। 3 टॉपिक्स इन्वायरमेंट के गाइस हमने कल कवर कर लिए थे। आज हम डिस्कस करेंगे इसमें आईएमडी के बारे में। सबसे पहले इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। न्यूज़ में क्यों रहा? क्योंकि इसकी इस बारी 150th एनिवर्सरी थी। इसकी इस्टेब्लिशमेंट और इसकी सर्विस को 150th ईयर्स हो गए थे। तो 1875 में ये आया था। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में करता है। पहला साइंटिफिक डिपार्टमेंट है इंडिया का। और आप ये भी कह सकते हो कि नेशनल मेट्रोलॉजिकल सर्विस है इंडिया की, जो कि प्रिंसिपल गवर्निंग बॉडी है, जो हमें कोई भी रिलेटेड मेट्रोलॉजी, एलईडी सब्जेक्ट से रिलेटेड बताती है। आईएमडी का ध्यान रखना, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का पार्ट भी है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ही आईएमडी को लॉन्च किया था और मिनिस्ट्री के तहत आता है ये। अच्छा, क्या क्या रिसेंट ऐसे इनिशिएटिव लिए गए हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा, वो हमें समझने होंगे। देखो, सबसे पहला हमने क्या करा है, आईएमडी ने नेशनल फ्रेमवर्क तैयार किया है क्लाइमेट सर्विसेज से रिलेटेड। यानी कि इट इज प्रमाइज ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज। ये लॉन्च किसने किया है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। उसी लाइन पर हमने अपना नेशनल फ्रेमवर्क तैयार करा है, ठीक है। अच्छा, एनएफसीएस का काम क्या होगा? क्यों तैयार किया गया नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज? ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो हमें क्लाइमेट की जानकारी देगा, हमें सर्विसेज की जानकारी देगा, हमारे एग्रीकल्चर एनर्जी के लिए, क्योंकि ये हेल्पफुल है इसलिए ये देगा हमें जानकारी। कोई डिजास्टर से रिलेटेड जानकारी देगा, कोई हेल्थ एंड वाटर सेक्टर से रिलेटेड अगर कोई चीज़ है तो उस पर हमें जानकारी मिलेगी। एनएफसीएस की मदद से कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट स्मार्ट बन सकती हैं, और इससे हमारी कंट्री को डेफिनेटली बहुत इम्प्रूवमेंट होगी। इकॉनमी को हमें काफ़ी बूम देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो बहुत सारा फैक्टर्स मैटर करते हैं। एक इंडस्ट्री ही स्टैब्लिश करनी हो तो क्लाइमेट एक डेफिनेटली बहुत बड़ा पैरामीटर है। अब इंडिजीनियसली ना हमने कुछ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी डेवलप करा है। तो उसका क्या है? देखो, हमने ना एक वेब बेस्ड जीआईएस सिस्टम लॉन्च करा है, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें हम ना वेदर का एनालिसिस करेंगे और फॉरकास्ट इनेबलिंग सिस्टम भी बनाएंगे। वेदर एनालिसिस करा फिर फॉरकास्ट करते हैं, तो उसको वेव्स कहते हैं। ये एक ना विजुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म होगा। इसमें ना मेट्रोलॉजिकल पूरा पूरा ऑब्जर्वेशन प्रिडिक्शन मॉडल तैयार होगा। तो अगर कोई सिवियर वेदर फिनोमिना है तो उसको आप चेक कर सकते हो। उसका सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो भी चेक कर लेते हो। कंपोनेंट की बात करोगे तो जो डीएसएस है, यानी जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, उसमें मेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सिस्टम होगा, डेटा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम होगा, पब्लिक वेदर इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा। ये सारे के सारे इसके कंपोनेंट हैं, राइट। अच्छा, अब कौन कौन से टारगेट एरियाज हैं वो भी हम चेक कर लेते हैं। टारगेट एरियाज में आप समझ लो कि ना ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन देता है बहुत सारे सेक्टर्स को। जैसे अर्बन सेक्टर्स को बताता है, अर्बन एरियाज़ को बताता है कि आज क्लाइमेट ख़राब है तो आप वर्क फ्रॉम होम लगा के बैठ सकते हो, या बहुत तरीके से। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया। पावर सेक्टर में, हाइड्रोलॉजिकल सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर, एनर्जी, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, तो इसको अपहीट बोलते हैं। इनिशिएटिव लिया गया है सबके वेलफेयर के लिए ही, ठीक है। तो याद रखना, रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगी अब हमें इन इन सेक्टर्स में, एनर्जी, एग्रीकल्चर, हाइड्रोलॉजी, सारी, ठीक है। क्या कुछ दूसरे भी इनिशिएटिव लिए गए हैं? हाँ, बिल्कुल लिए गए हैं। पंचायत मौसम सेवा पोर्टल है, जिससे ना फार्मर्स को हेल्प मिलेगी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ प्लान करने में, ठीक है। आईएमडी की एक मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप मौसम भी है, वो हर वेदर रिलेटेड सर्विसेज को बताती है, अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करके चेक करते हो तो। देखो, आईएमडीज़ की अगर हम देखो, क्योंकि हमने अभी 150th एनिवर्सरी मनाई, तो सवाल ये भी उठता है कि क्या कुछ अचीवमेंट भी रही हैं? हाँ जी, बिल्कुल रही हैं। 2023 में ही हमने 3 आईएमडी ऑब्जर्वेटरी द्वारका में, कटक में, ये सब बनाई हैं, ठीक है। हमने गति शक्ति उड़ान स्कीम्स के साथ इसमें बहुत कंट्रीब्यूट करा है। वेदर मॉनिटरिंग करते हैं 117 एयरपोर्ट्स में, जिसका एविएशन सेक्टर पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। हमारी फॉरकास्ट बहुत एक्यूरेट हो गए हैं। हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम जो है फार्मर्स के लिए, फिशर फॉक के लिए, लाइव स्टॉक रेयर्स के लिए बहुत अच्छा हो गया है।
तो ना एप्रिसिएशन हमें यूनाइटेड नेशंस पे भी मिला आईएमडी को। उन्होंने कहा कि जब आपने सुपर साइक्लोन अम्फान 2020 में बहुत हेल्प करा था, साइक्लोन मोचा में आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो मतलब आईएमडी बहुत अच्छा काम कर रही है, उसको यूनाइटेड नेशंस भी अपलॉड कर रहा है। अच्छा, लेकिन फिर भी देखो सवाल ये उठता है कि क्या कोई चैलेंजेस हैं वेदर की प्रोडक्शन करने में, एक्यूरेट वेदर की प्रोडक्शंस करने में। तो चैलेंजेस, जो सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ पर, वो है लिमिटेड वेदर मॉडल्स। यानी कि जो आईएमडी है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसने ना वेदर मॉडल्स तैयार करे हैं। क्यों तैयार करे हैं? ताकि ना वो अच्छी प्रिडिक्शंस दे पाएँ। क्योंकि हावर इनके एक साथ एक दिक्कत भी थी कि इनकी ना कैपेसिटी बड़ी लिमिटेड है। ग्रेजुअली कहा जा रहा है कि ग्रेजुअली हो सकता है ये इम्प्रूव हो जाए। अच्छा, डेटा इंटरप्रिटेशंस की प्रॉब्लम क्या है कि जब भी ना हम सैटेलाइट से इमेजेस उठाते हैं ना, मल्टीपल इमेजेस आ जाती हैं, रडार पे डेटा मल्टीपल आ जाता है, जिससे हिंट तो मिलती है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है, मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से ना फॉरकास्ट में एरर आ जाते हैं, क्योंकि डेटा ही गलत हुआ समझो, और आपने उसको मिस इंटरप्रेट कर दिया डेटा के साथ, तो फिर ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। फिर ये कह रहा है कि लोकलाइज ना इतना एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, जैसे क्लाउड बर्स्ट हो जाना, लाइटनिंग इवेंट हो जाना, लोकलाइज एक्सट्रीम वेदर फिनोमिना हो जाना, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में दिक्कत आना, यानी कॉम्प्लेक्स मानसून सीजन है तो आप वेदर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ट्रॉपिकल में ये एक प्रॉब्लम है, ट्रॉपिक रीजन में वेदर कब क्या कैसे मोड़ लेगा ये नहीं पता होता। ह्यूमन रिसोर्स एंड ट्रेनिंग की अगर बात करते हैं तो रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, रिटेंशन, जो क्वालिफाइड पर्सनल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा, और उसके बाद इससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, फॉरकास्टिंग की कैपेबिलिटीज़ पे, फॉरकास्ट पे असर पड़ता है। तो वे अहेड में क्या बोला जा रहा है कि करें क्या, आईएमडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ना भाई यूनाइटेड नेशंस अपलॉड कर रहा है। फिर इन्हांस ना अपना डेटा कलेक्शन एनहांस करो। आप क्या करो, आप अपनी ना टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छा खासा पैसा एडवांस करो, इन्वेस्टमेंट करो। इस इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, आपको ना एक एक्यूरेसी मिलेगी, डेटा आपके पास जो क्लाइमेट डेटा होगा ना वो एक्यूरेट आ जाएगा। एक्यूरेट आएगा तो सैटेलाइट की यानी ऑब्जर्वेशन भी सही करोगे और ओशन की मॉनिटरिंग भी अच्छी कर पाओगे आप। तो बहुत सारे फ़ायदे हो जाएंगे अगर आप इन्वेस्ट करते हो इन चीज़ों में अच्छे इंटेंशंस के साथ। फिर ना ग्लोबल कोलैबोरेशन मंगवा लो ना यार, क्या हो गया, डेटा शेयर करो, टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज़ ले लो आप। कभी आपको लगे कि कुछ रीजनल वेरिएशंस हो रही हैं, कुछ ग्लोबल क्लाइमेट चैलेंजेस कलेक्टिवली इम्पैक्ट कर सकता है, तो आप डेटा कोलैबोरेट करके एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करो। आप जब भी ना प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का इस्तेमाल करो तो उसमें एआई भी ले आओ। एडवांस कर दोगे तो टूल है, क्योंकि देखो यहीं पर एआई का बड़ा इंपॉर्टेंट इस्तेमाल है कि क्लाइमेट की प्रिडिक्शंस और अच्छी होगी, उसके पैटर्न के बारे में, जो इवन कॉम्प्लेक्स क्लाइमेट सिस्टम का पैटर्न है वो एआई की मदद से आप जान लोगे, तो वो भी एक अच्छी बात हो जाएगी। अच्छा, अर्ली वार्निंग सिस्टम में आप ये कह सकते हो कि अगर ना आप वेदर इवेंट्स को चेक करते हो वल्नरेबल रीजन्स में भी, बहुत रिमोट एरिया है, बहुत वल्नरेबल है, तो ऐसे रीजन्स में अगर आप सही जानकारी सही टाइम पे दे देते हो तो वहाँ के लोग बच जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है कैपेसिटी बिल्डिंग की बात। यानी कि करना क्या है, आपको ना स्ट्रेंथन करना है अपने मेट्रोलॉजिकल एजेंसीज को, इंस्टीट्यूशंस को, ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू, नॉलेज शेयरिंग के थ्रू, स्किल डेवलपमेंट के थ्रू, ताकि ना आप क्लाइमेट के ट्रेंड्स को ना सही ढंग से मॉनिटर कर पाओ, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्योंकि अगर आप सही ढंग से प्रिडिक्शन कर पाओगे ना, तो ही तो आप आईएमडी का एक जो एक बहुत बड़ा मोटिव है कि वो वेदर फोरकास्टिंग को पूरा मॉनिटर करके दे, तो वो दे पाएगी, राइट। तो ये वे फॉरवर्ड में लिखा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक में गाइस हम बात करने जा रहे हैं आज इंडिया का ना लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैप के ऊपर। ठीक है, देखो क्या है ये, जो आईआईटी दिल्ली है ना गाइस, वो एक बहुत अच्छा काम कर रही है। वो क्या कर रही है, वो ना पहला ऐसा हाई रेजोल्यूशन तैयार कर रही है इंडियन लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी पर। ठीक है, देखो ससेप्टेबल का मतलब समझते हो क्या होता है, जैसे कि कोई भी चीज़ डैमेज हो गई है ना, इजीली इन्फ्लुएंस हो गई, डैमेज हो गई या अफेक्ट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं ससेप्टेबल। ठीक है, एक से इसमें शब्द आया ससेप्टेबिलिटी, राइट। तो ससेप्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि ऐसा स्टेट जहाँ पे बहुत आसानी से कोई चीज़ इन्फ्लुएंस होके खराब हो सकती है, इन्फ्लुएंस हो सकती है, डैमेज हो सकती है। तो इंडियन लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैप तैयार करा गया है। अब इस मैप में ना टेरेन्स को ना जोन्स में डिवाइड करा जाएगा, जिसके मतलब ये देखते हुए कि लाइक्लीहुड कितना है कि यहाँ पर कितने चांसेस हैं लैंडस्लाइड के अकर होने के।
क्योंकि लैंडस्लाइड हमने पिछले दिनों देखा बहुत खराब हुआ उससे, है ना। अब ILSM क्या है, एक तरह का आपका जो इंडियन लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैप है ना, ये कैसे तैयार करा गया IIT, जो आपका IIT दिल्ली वालों ने। तो इनोवेटिव फ्रेमवर्क इन्होंने तैयार करा है मैपिंग करके, यानी कि इन्होंने क्या करा, बिग डेटा उठाए, मल्टीपल मशीन लर्निंग मॉडल्स का यूज़ करा, उसके तहत ना इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल्स डाल के बनाया, यानी कि इन्होंने क्या करा, 16 तरह के लैंडस्लाइड कंडीशनिंग फैक्टर्स को मैप करा है उस मैपिंग के अंदर ILSM वाले में, यानी हाइट, स्लोप, सॉइल का कॉम्पोजिशन क्या होता है, रोड का डिस्टेंस क्या होता है, रिवर की कितनी प्रॉक्सिमिलिटी होती है लैंडस्लाइड की कंडीशंस को तैयार करने में, वेजिटेशन कवर कैसा होता है, प्रेसिपिटेशन, ये सारे फैक्टर्स को उठा के वहाँ पे डाला है। मतलब आपकी हाई रिजोल्यूशन लैंडस्लाइड मैपिंग को तैयार करा गया है। अब इससे क्या होगा, इससे ना उस जोग्राफिकल जो रिजोल्यूशन है वो 100 मीटर और 95% एक्यूरेट वे में आप बता पाओगे कि इस पर्टिकुलर जगह पे लैंडस्लाइड अकर हो सकता है। तो मल्टी क्लास वल्नरेबिलिटी क्लासिफिकेशन भी है यहाँ पर, इंडिया को ना 5 वल्नरेबिलिटी क्लासेस में डिवाइड करा गया है। तो देखो ऐसा सा कुछ है, वेरी हाई, मीडियम, लो, इस तरह से ना एक मैपिंग तैयार करी गई है लैंडस्लाइड के लिए। अब इसमें ना कुछ कुछ की फाइंडिंग्स हैं ILSM की। तो पहली फाइंडिंग में क्या है, ओवरऑल लैंडस्केप ससेप्टेबिलिटी टू लैंडस्लाइड्स इन इंडिया। मैप ने ना क्लासिफाई करा है कि जो इंडिया का जोग्राफिकल एरिया है 13.17% जो ऐसा पार्ट है जहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत इन्फ्लुएंस होता है, बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। कह रहा उसमें भी मैं आपको बताऊं 4.75% का ऐसा एरिया है जिसमें बेहद ज़्यादा बुरा हाल होता है, 4.76 का पार्ट। कह रहा ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, GSI ने एस्टिमेट करा कि स्लाइटली लोअर फिगर है 12.6%, ऐसा ऐसा देखा जाता है कि लैंडस्लाइड इंडिया में ससेप्टेबल कितने ज़्यादा है। कह रहा है ऐसे लेकिन है कौन से पार्ट जहाँ पर रीजनल वेरिएशन होती है ससेप्टेबिलिटी की, डैमेज होने की। कह रहा देखो सिक्किम में हाईएस्ट परसेंटेज है लैंड, आपका लैंड एरिया का जो लैंडस्लाइड में कन्वर्ट हो जाता है। सोचो 56.6% इनका एक ऐसा एरिया है लैंड का जहाँ पे लैंडस्लाइड बड़ा ही इन्फ्लुएंस होके डैमेज होके करता है, ससेप्टेबल है बहुत। फिर अरुणाचल प्रदेश के अंदर हाईएस्ट एब्सोल्यूट एरिया है, अरुणाचल प्रदेश में भी। केरला में जाओ, कह रहा केरला अमंग द नॉन हिमालयन रीजन जहाँ पर भी लैंडस्लाइड्स के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। तो कह रहा है इसीलिए ना आइडेंटिफाई करे गए हैं न्यू लैंडस्लाइड प्रोन जोन भी निकाले गए हैं कि कहीं कहीं पर ईस्टर्न घाट्स में भी दिख रहा है, जो प्रीवियस रिपोर्ट और गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में था नहीं, लेकिन इन्होंने IIT दिल्ली वालों ने निकाला है इसमें। अब देखो सिग्निफिकेंस क्या होता है ILSM का, सबसे बड़ा फायदा होता है कि पॉलिसी की फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करता है। यानी कि पॉलिसी रिलेटेड कोई डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से ज़्यादा है, कोई डेटा ड्रिवन अप्रोच वाला गवर्नमेंट एजेंसीज का है तो वो डेटा मिल जाता है। साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग होती है लैंडस्लाइड के डायनेमिक्स की। कह रहा रिसर्चर्स जो साइंटिस्ट है ना, वो लैंडस्लाइड की पढ़ाई करेंगे और वो ना एक नया एक रिफाइंड तरीके का प्रिडिक्शन मॉडल तैयार करेंगे। तो ये फ़ायदा होगा आपका अगर आप ये बना रहे हो जो मैपिंग करी गई है। कह रहा अर्ली वार्निंग प्रिपेयर्डनेस तो होगी कम से कम, ये भी कितना बड़ा फ़ायदा है। फिर यहाँ पर ये कह रहा है इसके अलावा लैंडस्लाइड कितना देर से हम पढ़ रहे हैं तो पता तो चले लैंडस्लाइड का फिनोमिना क्या होता है आकर। तो आप समझ लो ज्योग्राफी का पार्ट है ये आपका। तो लैंडस्लाइड कैसे आता है, कह रहा देखो जब ना किसी हिली स्लोप मटेरियल को ग्रेविटी फोर्स इतनी तेजी से करे कि वो उसका फ्रिक्शनल फोर्स से भी ज़्यादा हो जाए, तो फिर वहाँ के मटेरियल सारे के सारे जो होल्ड करता है वो स्लोप फेल हो जाती है उसको होल्ड करने में। तो लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी जो है वो ना स्लोप का पोटेंशियल का फेलियर बताती है कि स्लोप अब ना उन स्टोन्स को रख नहीं पा रहा, मटेरियल को रख नहीं, होल्ड नहीं कर पा रहा है। तो क्योंकि जो स्टीप स्लोप है और हैवी रेनफॉल हो रही होती है तो ये कंडीशन बहुत तैयार हो जाती है। समझ रहे हो आप लैंडस्लाइड कैसे क्रिएट हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप है और हैवी रेनफॉल है उसके ऊपर। तो क्या होगा, कह रहा नॉर्थ वेस्ट हिमालय में या नॉर्थ ईस्ट हिमालय में, वेस्टर्न घाट में यही कंडीशंस होती हैं, स्टीप स्लोप होती है और हैवी रेनफॉल होती है, तो जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हो जाता है। तो कॉजेज में क्या कह रहा है, कह रहा कॉजेज ना कोई एक कॉज नहीं है लैंडस्लाइड के होने का। कह रहा है इसमें क्या होता है, जियोलॉजिकल, जियोमॉर्फोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल, मेट्रोलॉजिकल सारे ही वजह से होती है। कह रहा देखो जियोलॉजिकल फैक्टर कैसे काम करता है, कह रहा है इसकी वजह से लैंडस्लाइड सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कैसे होता है, ये सेडिमेंट, हिमालयास के अंदर सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। सेडिमेंट्री रॉक जब बहुत ज़्यादा इरोड हो जाती है, स्टीप स्लोप में कन्वर्ट हो जाती है और रैपिड रिवर हो,
तो वो वहाँ के ना टो को इतना ज़्यादा वहाँ के स्लोप को अनस्टेबल कर देती है, इरोड कर करके, और फिर हिमालयाज़ में रॉक फॉल्स होती हैं इतनी ज़्यादा। इसकी वजह से जियोलॉजिकल फैक्टर। अब कह रहे हैं जियोलॉजिकल ना कुछ डायनेमिक्स हैं लैंडस्लाइड वेस्टर्न घाट में क्या प्रॉब्लम होती है, तो मैंने आपको हिमालय का बताया कि सेडिमेंट्री रॉक्स के साथ प्रॉब्लम। कह रहा वेस्टर्न घाट्स में क्या होता है, बसाल्ट रॉक प्रेजेंट होती है, जेंटल स्लोप्ड रिवर होती है, जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा फ्यूअर रॉक फॉल रह जाती है, क्योंकि वेदरिंग इतनी ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है वहाँ पर कि सारी थिक लेयर को करते करते वो मड स्लाइड बना देती है। फिर कह रहा है कि और कैसे ट्रिगर होती है, कह रहा है रेनफॉल की इंटेंसिटी ड्यूरेशन तय कर देती है कि कहाँ पे लैंडस्लाइड इनिशिएट होने वाला है। कह रहा देखो वेस्टर्न घाट में लेस रेनफॉल जहाँ पर है वहां पर ट्रिगर हो जाते हैं लैंडस्लाइड व्हेन कंपेयर टू हिमालय ड्यू टू हैवी सॉइल डेप्थ इन वेस्टर्न घाट। कह रहा अगर आप देखो दोनों के, आपका ना ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेस्टर्न घाट का जो लैंडस्लाइड का फैक्टर है और जो हिमालय का है वो अलग कैसे है, तो याद रखना यही वाला रीजन बताना है कि वेस्टर्न घाट रिक्वायर लेस रेनफॉल टू ट्रिगर लैंडस्लाइड्स। वहाँ पे कम बारिश भी होगी तब भी लैंडस्लाइड ट्रिगर हो जाता है। अगर हिमालयाज में देखो तो वहाँ पे क्योंकि सॉइल की डेप्थ इतनी ज़्यादा होती है इन वेस्टर्न ड्यू टू हिमालय है ना, व्हेन कंपेयर टू हिमालयस, क्यों, क्योंकि ना वहाँ पर वेस्टर्न घाट में सॉइल की डेप्थ बहुत ज़्यादा है। हिमालयाज में सॉइल की डेप्थ कम होती है वेस्टर्न घाट्स के कंपैरिजन में, इसलिए वहाँ पर ट्रिगर करने के लिए हिमालयाज में खूब तेज बारिश चाहिए होती है। तो हाई सॉइल डेप्थ का मतलब होता है वाटर की रिटेंशन की पार, इससे वो और ज़्यादा पोर वाटर प्रेशर को बढ़ाता है और लैंडस्लाइड कर देता है। कह रहा देखो ये तो चलो आपके जोग्राफिकल नेचुरल रीजंस हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी इन्फ्लुएंस होता है कहीं ना कहीं, लेकिन और ज़्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब एंथ्रोपोजेनिक कंट्रीब्यूशन होता है। कह रहा आपने रोड डेवलपमेंट कर दी, कंस्ट्रक्शन कर दी, जिसकी वजह से भी स्लोप बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी के फॉर्म में आ जाती है, और जब स्लोप इनस्टेबल होगी वो होल्ड मटेरियल को नहीं कर पाएगी, तो तय है लैंडस्लाइड का आना भी। अब देखो लैंडस्लाइड आ गई, ठीक है, आने से क्या समस्या होती है आपके डेवलपमेंट। अब आप देखो हिमालय याद है आपको भी, हिमाचल में जब हुआ था तो फिर पूरा उड़ा दिया था उसने अच्छे तरीके से, सारे डेवलपमेंट, मतलब रोड इतनी खराब हो गई थी वहाँ के, 40% सड़कें खराब हो गई थी हिमाचल की। चैनल ब्लॉकिंग, रिवर डाइवर्जन, लॉस ऑफ लाइफ एंड इंजरी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज, लॉन्ग टर्म उसके इतने इकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़े, तो ये सारे के सारे थे। फिर ऐसे कौन से इनिशिएटिव लिए गए इंडिया में जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। है ना, सबसे पहले इंडिया में इनिशिएटिव लिया गया था नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी विच इज रिलीज्ड बाय NDMA। इंडिया ने ये स्ट्रैटेजीज अपनाई हैं ताकि ऐसे जोन्स को क्रिएट कर पाए। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने क्या करा, एक स्ट्रैटेजी बनाई कि सबसे पहले तो हमें स्ट्रेंथन मेन स्ट्रीम लैंडस्लाइड डिजास्टर्स कहाँ से शुरुआत होती है उसको देख ले, नीड क्या है, फिर प्रिपरेडनेस, मिटिगेशन, रिस्पांस, रिलीफ, तो ये उसके साथ चलता ही है। हमने क्या करा, लैंडस्लाइड हैजार्ड जोनेशन बना दिया, मतलब हमने ना रिलायबिलिटी वैलिडेशन लैंडस्लाइड जोनिंग कर ली, मैप बना दिया पूरा, यहाँ यहाँ आते हैं इस वजह से। लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम हमने लिखना शुरू कर दिया, अवेयरनेस जनरेशन, आसपास के कैपेसिटी बिल्डिंग की, वहाँ पे देखो अवेयरनेस जनरेट कराओ, फिर वहाँ पे लोगों को ना बता दो, देखो कैपेसिटी बिल्ड करो, इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का तैयार करो। माउंटेन जोन रेगुलेशंस, स्टेबलाइजेशन, हमने स्पेशल पर्पस व्हीकल तैयार करे लैंडस्लाइड मैनेजमेंट के लिए। NLSM हमारा एक प्रोग्राम है, नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैपिंग प्रोग्राम, 2014-15 में ही आ गया था ये। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको पूरा कंप्लीट करा और मैपिंग करी थी, 4.3 लाख स्क्वायर किलोमीटर को हमने लैंडस्लाइड प्रोन एरिया जो घोषित हुआ था। लैंडस्लाइड एटलस पे देखोगे तो हमारा डेटाबेस पूरा तैयार है, हमारा 17 स्टेट्स हैं जो बहुत वल्नरेबल थे, 2 यूटीज थे, प्रिपेयर किए गए थे, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर बाय इसरो ने कह रहे थे। तो कंक्लूडिंग लाइन पे यहाँ कह रहा है कि देखो लैंडस्लाइड कोई ना छोटी मोटी बात नहीं है, आपने देखा इससे बहुत बड़े बड़े डिजास्टर्स आए। तो सबसे पहला काम क्या करो, एरिया स्पेसिफिक मेजर्स अडॉप्ट करना शुरू कर दो। जिस एरिया में जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे मेजर्स लेना बेहद ज़रूरी है ताकि लैंडस्लाइड प्रिवेंट हो पाए। कंस्ट्रक्शन जो आप इन्फोर्स में कर रहे हो, रिस्ट्रिक्शन लगाना रोड पर, ये सब जहाँ जहाँ भी वल्नरेबल एरिया उसको तैयार करो। कॉम्प्लीमेंट विद पॉजिटिव एक्शंस लाइक लार्ज स्केल अफॉरेस्टेशन कर दो, बंद कंस्ट्रक्शन कर दो वाटर फ्लो कंट्रोल के लिए, टेरेस फार्मिंग नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट्स में लगा दो, जूमिंग, ये सब प्रैक्टिस जो भी होती है, ये सब चीज़ों पर आप इनकरेज करो। टेरेस फार्मिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जहाँ झूमिंग स्लैशमन हो रही है, वो प्रैक्टिस जिस तरह की भी है, वहाँ पर ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे, जल्द से जल्द करो ताकि ऐसी समस्याएं दूर हो। ठीक है, आपको भी अपने आंसर्स में ऐसे ही लिखना होएगा मेंस आंसर राइटिंग के टाइम पर। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर एनवायरनमेंट। शॉर्ट्स को गैस हम शॉर्ट्स के वीडियोस में अलग से बना के करेंगे, एक एक टॉपिक को बहुत ध्यान से समझो,
क्योंकि यू नेवर नो कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि अब तो प्रीलिम्स आप समझ रहे हो ना, अब तो मुझे ऐसा लगता है गाइस प्रीलिम्स में ज़्यादा कुछ फ़र्क रह नहीं गया है, वहाँ पर आपको खुद से लिखना है, प्रीलिम्स में अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं। तो यू हैव टू नो द प्रॉपर नॉलेज अबाउट द टॉपिक, अगर आपने कुछ पढ़ा है ना तो उसको सॉलिड पढ़ो। इसीलिए मेरी पूरी एक रहती है इंटेंशन कि आपको सॉलिड तरीके से चीज़ों को करा दिया जाए, ताकि कहीं भी भटको ना आप, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द पृथ्वी विज्ञान, पृथ्वी स्कीम के बारे में था। यूनियन कैबिनेट ने देखो इसको ना, एक बड़ी ओवरआर्चिंग स्कीम थी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने इसको लॉन्च करा है। पृथ्वी विज्ञान 2021 से 26 का इसका टेन्योर है। ओवरऑल कॉस्ट इसकी 497 करोड़ आई है। इस स्कीम के तहत ना कोशिश की क्या जा रही है, देखो पहला सबसे बड़ा कोशिश है कि हमारा लॉन्ग टर्म जो ऑब्जर्वेशन है ना एटमॉस्फेयर को लेके, ओशन, जियोस्फेयर, क्रायोस्फेयर, सॉलिड अर्थ, ये हम रिकॉर्ड कर लें। फिर ऐसा मॉडल तैयार करें कि जिसमें वेदर, ओशन एंड क्लाइमेट हैजार्ड्स जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ जाए। हम एक्सप्लोर करें पोलर एंड हाई सी रीजन्स को भी, ताकि हमारे नए नए फिनोमिना डिस्कवर हो। हमारी टेक्नोलॉजी सस्टेनेबल हार्नेसिंग ओशियनिक रिसोर्सेज का वो बढ़े, ट्रांसलेशन हो नॉलेज फ्रॉम अर्थ साइंसेज इनटू सर्विसेज, सोसाइटल, एनवायरमेंटल, ये सारी चीज़ें क्रिएट होने लग जाएं। तो 5 हमने ऑनगोइंग अपने सब स्कीम तैयार करे हैं। इसमें अक्रॉस है एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विसेज, ओ स्मार्ट है, ये सारे इसमें पेसर, सेज, रीच आउट, ये सारे हमने तैयार करे हैं। अब इसको भी पता होना चाहिए अक्रॉस के बारे में। इसका काम है वेदर प्रिडिक्शन मॉडल को इस तरह डेवलप करना कि हम ग्लोबल एडवांस लेवल पर कर पाएँ। यानी कि मॉनसून का कन्वेक्शन, क्लाउड्स फॉर्मेशन कैसे हो रही है, क्लाइमेट चेंज का इस पर कितना प्रभाव है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम यानी एल्गोरिथम, मशीन लर्निंग, एआई का इस्तेमाल करते हुए, सुपर कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करते हुए इस पे काम करना है। ओ स्मार्ट मतलब ओशन से रिलेटेड यहाँ बात कर रहे हैं कि ओशनोग्राफिक रिसर्च करें हम, फॉरकास्ट ओशनिक रिसोर्सेज का उस तरह से करें हम, ठीक है। फिर पेसर का देखो काम क्या है, पोलर रीजन्स के बारे में स्टडी करना साइंटिफिकली। इंडिया का आर्कटिक प्रोग्राम, इंडियन आर्कटिक प्रोग्राम, ये सारे इसी से प्रभावित हैं। सेज यानी अर्थक्वेक के बारे में बताना। रीच आउट का मतलब है कि आपका अर्थ सिस्टम सर्विसेज के अंदर अर्थ में आपका जनरल पब्लिक को अवेयरनेस देना, वेरियस स्कीम्स के बारे में बताना। वेदर क्लाइमेट बिम्स्टेक सेंटर बनाया हमने, डेवलपमेंट स्किल मैन पावर हम अर्थ साइंस सिस्टम साइंस में कर रहे हैं। अब देखो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट अंडर पृथ्वी स्कीम हम बेसिकली समझ रहे हो, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। हमारी ये कोशिश है कि जो अर्थ का सिस्टम साइंस है उसको हम इम्प्रूव कर पाएं। हॉलिस्टिकली 5 हमारे कॉम्पोनेंट्स से हमने बताया आपको, पेशर बताया मैंने आपको, तरह तरह के बताए। मल्टी डिसिप्लिनरी हम चाहते थे, हम चाहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है वो इनोवेटिव प्रोग्राम चलाए, बूस्ट करे रिसर्च, फंडिंग वगैरह लगा के इसमें अच्छे से काम करे। कोई भी जो ग्रैंड चैलेंजेस आ रहे हैं उसको, जैसे क्लाइमेट पे है, ओशन पे है, क्रायोस्फीयर पर है, इसको ठीक कर पाए। कन्वर्टेड रिसर्च जैसे कि क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, सी लेवल का राइज अगर है तो उस पर चेक कर पाए। वेदर की प्रोडिक्शंस को पूरी तरह से अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाए। लिविंग नॉन लिविंग चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाए, नर्चर कर पाए स्किल्ड की वर्कफोर्स। और साइंस टू सर्विस फॉर द सोसाइटी हम काम कर रहे हैं। हम एक ब्रिज का हम कर रहे हैं, गैप बिटवीन साइंटिफिक रिसर्च एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। रिसर्च ट्रांजिशन, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, कह रहा क्रिस्पर का हम यूज़ कर रहे हैं कैंसर ट्रीटमेंट, कह रहा कैसे हो पाया, साइंस टू सर्विस क्योंकि हम सोसाइटी को देना चाहते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी का हम मार्केटिंग में इस्तेमाल करना चाहते हैं, कह रहे ये सब पॉसिबल होगा साइंस टू सर्विस में रिसर्च अच्छी हो जाए अगर हमारी तो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट योर एनवायरनमेंट सेक्शन। शॉर्ट्स क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, तो आप नेक्स्ट वीडियो तक जुड़े रहिए। चैनल पर बहुत सारी वीडियोस अच्छे डिटेल में दे रखी हैं। विजन आईएएस की मैगजीन को प्रॉपर गाइज अगर आप कर लेते हो, दैट इज एक्चुअली इनफ फॉर योर करंट अफेयर्स, बट डू इट प्रॉपरली द वे वी आर टीचिंग, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।